अग्नि, गंगा, सोना, चांदनी और नैना 5 अनाथ बहनें थी। वो पांचों बहन जब बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। परंतु उनके माता पिता जंगल में जाया करते और एक कुटिया में तप कर रहे ऋषि मुनि की सेवा करते थे। इसलिए वो पांचों बहनें भी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद जंगल में उसी ऋषि की कुटिया में जाकर उस ऋषि मुनि की सेवा किया करती थी। और एक दिन जब ऋषि मुनि की तपस्या पूरी हो जाती है और वो अपने सामने 5 बहनों को देखकर उनसे बोलता है, बच्चियों, तुम पांचों कौन हो और इतनी श्रद्धा के साथ मेरी सेवा कर रही हो? आखिर तुम पांचों यहाँ कब से हो? ऋषि मुनि जी, हम पांचों बहनें निर्मला की पुत्रियां हैं और यहाँ आकर आपकी सेवा करती हैं। निर्मला का नाम सुनते ही ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि ये 5 पुत्रियां निर्मला की है और इसलिए ये पांचों बहनें ऋषि मुनि की सेवा कर रही हैं। क्योंकि निर्मला अपने पति के साथ ऋषि मुनि की सेवा करती थी और ऋषि मुनि के आशीर्वाद की ही वजह से निर्मला की 5 बेटियां हुई थी। अपने सामने निर्मला की 5 पुत्रियों को देख ऋषि मुनि बहुत खुश होते हैं और उन 5 बहनों से बोलते हैं, अब तुम्हें आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है बच्चियों, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम पांचों बहनें मेरे ही आशीर्वाद का नतीजा हो। पर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 8 साल का तप किया और जब आंख खोला तो निर्मला हमारी सेवा में नहीं। हाँ ऋषि मुनि जी, क्योंकि आज से 8 साल पहले हमारे माता पिता का देहांत हो गया था और मरने से पहले माँ ने हमसे वचन लिया था कि उनके जाने के बाद हम सब आपकी सेवा करें। पिछले 8 सालों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं ताकि जब भी आपकी आंखें खुले तो आप हमें एक खुशहाल जीवन का वरदान दे सकें। क्यों नहीं पुत्रियों, वैसे भी हम तुम पांचों बहन से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसलिए हम तुम पांचों बहन को तुम्हारे नाम के अनुसार जादुई शक्तियां प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि तुम्हारे अंदर अग्नि प्रवाहित होगी, तुम अब आग से कभी नहीं जलोगी। तुम आग के साथ खेल भी सकती हो। तुम आग के साथ जो चाहे कर सकती हो। एक तरह से अग्नि तुम्हारी दोस्त हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा, तुम्हारा नाम ही गंगा है। तुम गंगा की तरह हमेशा पवित्र रहोगी और जल पर तुम्हारा नियंत्रण रहेगा। धन्यवाद ऋषि मुनि जी। सोना, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। तुम गरीब लोगों को सोना देकर उनकी मदद कर सकोगी और तुम जब चाहे अपने मुंह से, अपनी आंख से, अपने हाथों से जादू से सोना निकाल सकती हो। तुम्हारा नियंत्रण पूरी तरह से सोने पर होगा। धन्यवाद ऋषि मुनि जी। और चांदनी, तुम्हारा नाम तो चांदनी है, इसलिए तुम चांदनी की तरह हमेशा चमकती रहोगी। तुम्हारे अंदर एक तेज प्रकाश होगा और वो प्रकाश रात को भी दिन कर देगा। आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हुई। और नैना, तुम्हारी आंखों में अलग ही प्रकार की शक्तियां होंगी। तुम अपनी आंखों से लोहे को पिघला सकोगी, मुर्दों को जिंदा कर सकोगी। अपनी आंखों के आंसू से तुम बारिश कर सकोगी। इस तरह से ऋषि मुनि उन 5 बहनों को जादुई शक्तियाँ प्रदान करता है और वह पांचों बहनें जादुई बन जाती है। परंतु ये सब कुछ उन्हीं के गांव के एक गरीब औरत जिसका नाम पुष्पा होता है वो देख लेती है। क्योंकि पुष्पा बहुत गरीब थी, इसलिए उसके दिमाग में एक बात आती है और वो मन ही मन खुद से बोलती है, मैं इतनी गरीब हूँ कि कोई भी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं देना चाहता। साथ ही न जाने मुझसे कौन से पाप हुए थे जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। मेरे 5 बेटे विकलांग हैं। अगर मैं अपने 5 बेटों की शादी इन 5 बहनों से करवा दूं तो शायद मेरे 5 बेटे सही हो जाएं। इतना सोचकर पुष्पा उन 5 बहनों के पास जाती है और उनके सामने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर बोलती है, मैं तुम 5 बहनों के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, प्लीज मना मत करना। कैसा प्रस्ताव? बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और ऊपर से मेरी उम्र हो चली है। इतनी उम्र होने के बाद भी मैं जैसे तैसे करके अपने 5 बेटों का पेट भर रही हूँ। मेरे 5 बेटों की शादी नहीं हो रही क्योंकि वो 5 विकलांग हैं और क्योंकि मेरे 5 बेटे विकलांग हैं इसीलिए वो कोई काम भी नहीं कर पाते। जब ऋषि मुनि तुम्हें आशीर्वाद दे रहे थे तब मैं वही थी
मैं जानती हूँ तुम पांचों बहन जादुई हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम पांचों बहनें मेरे बेटों से शादी कर लो। इससे तुम पांचों बहनों को माँ का प्यार, पति का साथ और ससुराल मिल जाएगा और मेरे विकलांग बच्चे ठीक हो जाएंगे। पुष्पा की गरीबी और उसकी लाचारी देख पांचों बहन शादी के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द पुष्पा अपने पांचों विकलांग बेटों की शादी उन पांचों जादुई बहनों से करवा देती है। अब पुष्पा की जादुई 5 बहुएं अपनी जादुई शक्ति से अपने पतियों को ठीक कर लेती है, पर अपनी जादुई 5 बहुएं पाकर अब पुष्पा के मन में लालच आने लगता है और एक दिन पुष्पा सोना से बोलती है, कहने को तो मेरी पांचों बहुओं में जादू है, पर तुम पांचों का जादू होने का क्या फायदा जब तुम पांचों के जादुई होने के बाद भी हम इतनी गरीबी का सामना कर रहे हैं। बहू, तेरे अंदर तो सोने प्रदान करने की जादुई शक्ति है ना, तो इतना सोना निकाल कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। माँ जी, आपकी पांचों बहू को जादुई शक्ति गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए प्रदान की गई है। जैसा कि हम पांचों बहनों ने मिलकर आपकी मदद की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लालच करेंगी। इसमें लालच कैसा बहू? अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे और बहू एक अच्छी जिंदगी जिए तो इसमें बुराई क्या है? पुष्पा का लालच देख सोना को गुस्सा आ जाता है। अब जब पुष्पा के लालच के बारे में पुष्पा की बाकी बहुओं को पता चलता है तो वो भी गुस्से में आ जाती है और चांदनी दिन से रात कर देती है, तो वही दूसरी ओर गुस्से में अग्नि पूरे घर में आग लगा देती है और नैना अपनी सास को सबक सिखाने के लिए अपने आंखों की शक्ति से उसके शरीर के एक एक अंग को गलाने लगती है, जिससे पुष्पा के हाथ और पैर गलकर जमीन पर गिर जाते हैं। और जब ये नज़ारा गंगा देखती है तो वो अपनी बहनों को शांत करती है और अपनी जादुई शक्ति की मदद से सबसे पहले वो आग को बुझाती है, जिसके बाद वो नैना से कहती है, नैना, चांदनी, सोना, तुम सबने ये क्या किया? सास माँ समान होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तुम चारों ने इन्हें चोट पहुंचाई है। मानती हूँ कि माँ के अंदर थोड़ा सा लालच आ गया था, लेकिन हम पांचों इन्हें सही रास्ता दिखा सकते थे। लेकिन तुम चारों ने क्या किया? अपने क्रोध में आके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। गंगा की बात सुनकर पुष्पा की चारों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और चांदनी एक बार फिर रात से सुबह कर देती है, तो वहीं सोना कुछ सोने के सिक्के निकालकर पुष्पा को दे देती है ताकि घर चलाने में उसे आसानी हो। तो वहीं दूसरी ओर नैना अपनी आंखों की शक्तियों से एक बार फिर अपनी सास को पहले की तरह ठीक कर देती है। अब पुष्पा को भी अपने लालच का इनाम मिल जाता है और इस तरह से पुष्पा फिर कभी लालच नहीं करती और अपनी पांचों जादुई बहुओं के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी। आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे लाल, मैं सच बोल रही हूँ। बस तू एक बार अपने पापा को आ जाने दे, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ रोटी और सब्जी खाएंगे।
ये बोलकर रूपा खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद भुवन घर आ जाता है और कुछ पैसे रूपा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो और इससे कल अनाज ले आना। कल अपने बेटे चीकू का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी और मेहनत कर लूँ ताकि कल हम अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, जिसकी जिद ये हमेशा करता है। इसका मतलब आप फिर से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हैं? हाँ रूपा, मैं सारी रात काम करूंगा और अब कल रात को ही आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर आप खाना तो खा लीजिए। खाना खाकर भुवन घर से निकल जाता है और काम की तलाश में चल देता है। ये सब देखकर चीकू को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चीकू सुबह सुबह उठता है और उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। कुछ देर बाद चीकू खेलने के लिए बाहर जाता है, पर कोई भी उसको अपने साथ नहीं खिलाता, जिसके बाद चीकू निराश होकर एक तालाब के पास बैठ जाता है और तालाब में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी मछली बाहर आती है, जिसे देखकर चीकू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। पर वो विशाल जादुई मछली चीकू को रोकती है और उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो और तालाब में इस तरह से पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है? मुझे माफ करना अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो, पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत गरीब हैं और मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मेरे पापा कल से मेहनत कर रहे हैं और रात को घर भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो और तालाब के पास आकर उसमें पत्थर फेंक रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ दिनों से मछुआरे आ रहे हैं मछली पकड़ने के लिए और एक एक करके जाने अनजाने में कई अनोखी मछलियों को मछुआरे नष्ट करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन मछुआरों को रोको ताकि हमारी प्रजातियां बची रहें। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली की ये बात सुनकर चीकू उससे वादा करता है कि वो मछुआरों को यहाँ से मछली पकड़ने से रोकेगा। ये वादा करके चीकू अपने गांव जाता है, जहां वो देखता है कुछ मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर चीकू उनके सामने हांफते हुए आता है और घबराते हुए उनसे कहता है, आप लोग उस तालाब में मत जाओ, मैंने वहां एक बहुत बड़ा राक्षस देखा है। उसने मुझसे बोला कि अगर आज कोई भी मछुआरा वहां गया तो वो सबको मार डालेगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मेरी सबसे विनती है आप लोगों से कि आप सब वहां पर मत जाइए। चीकू की बात सुनकर सारे मछुआरे डर जाते हैं और उस तालाब पर जाना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद चीकू दोबारा से तालाब पर जाता है और उस मछली से कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब तुम बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी और किस तरह से हमारी गरीबी को खत्म करोगी? चीकू की आवाज सुनकर वो जादुई मछली बाहर आती है और बाहर आकर चीकू को 3 जादुई चक्की देती है और उसे कहती है, ये है जादुई चक्की। एक जादुई चक्की से सोना निकलेगा और दूसरी चक्की से चांदी और तीसरी चक्की से हीरा। इस चक्की से निकलने वाले धन दौलत से तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। पर हाँ, अगर मन में पाप रखा तो ये चक्की अपना काम करना बंद कर देगी। इसीलिए इस चक्की का प्रयोग उतना ही करना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। ये सब सुनकर चीकू हैरान हो जाता है और इन तीनों चक्कियों को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर रूपा को हैरानी होती है और उसे विश्वास नहीं होता। चीकू अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए पहली चक्की को चलाता है, जिसमें से कुछ चांदी बाहर निकलती है।
उसके बाद दूसरी चक्की चलाता है जिसमें से सोना निकलता है। इसी तरह से फिर वो तीसरी चक्की चलाता है जिसमें से हीरे निकलते हैं। ये सब देखकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है और शाम को जब भुवन घर आता है तो वो ये सारी बातें भुवन को बताती है। ये सब जानकर भुवन रूपा और चीकू से कहता है, सच में ये जादुई चक्की है, पर हमें इन जादुई चक्कियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना। हम जरूरत के अनुसार इस चक्की का प्रयोग करेंगे। और अभी जो इनमें से कुछ जेवर निकले हैं, मैं सोच रहा हूं कि इन सोने चांदियों को बेचकर कुछ पैसे ले आता हूं, जिससे आज हम अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे। ये बोलकर भुवन कुछ सोने और चांदी लेकर जाने लगता है, पर ये सब उसका एक पड़ोसी देख लेता है और वो उस चक्की की चोरी करने की सोचता है। रात को जब भुवन अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सो जाता है, जिसके बाद उसका पड़ोसी चुपके से उसके घर में आ जाता है और उसकी चक्की को उठाकर ले जाता है और उस चक्की को चलाने लगता है। पर उस चक्की से ना तो सोना निकलता है और ना ही चांदी और ना ही हीरे। उस चक्की से निकलता है तो सिर्फ नमक। ये देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, यह कैसी बकवास चक्की है, इसमें तो सिर्फ नमक आ रहा है। लगता है इसको चलाने में कोई मूल मंत्र है जो सिर्फ उसके परिवार को पता है। एक काम करता हूँ, इस चक्की को वापस भुवन के घर रख आता हूँ और कल सारे गांव वालों को इस चक्की की सच्चाई बता दूंगा। ये बोलकर भुवन का पड़ोसी उन चक्कियों को भुवन के घर रखाता है और अगले दिन सारा सच गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले भुवन के पास जाते हैं और उस चक्की का राज पूछते हैं। गांव वालों की भीड़ देखकर भुवन भी सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और गांव वालों से कहता है, हाँ, ये चक्की जादुई चक्की है, पर ये चक्कियां अपना काम तब करती हैं जब कोई सच में मुसीबत में हो और सच्चे दिल से इस चक्की की मदद चाहे। अगर मन में पाप रखकर हम कोई भी कार्य इस चक्की से करेंगे तो ये जादुई चक्की अपने जादू से सोना चांदी और हीरे नहीं देगी। इसीलिए हम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की का यूज करना चाहिए, पर अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारे गांव वाले भुवन की बात मान जाते हैं और भुवन उन तीनों चक्कियों को अपने ही पास रखता है। और जब भी किसी गांव वालों को पैसे या सोने चांदी या हीरे की जरूरत पड़ती तो भुवन के पास आते और भुवन उस चक्की को चलाकर गांव वालों की मदद करता और सभी की जरूरतों को पूरा करता था। और इसी तरह से वो एक छोटा सा गांव आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा गांव बन जाता है। 5 बहुओं की सास। 60 वर्षीय तारा नाम की एक बूढ़ी औरत को उसकी 5 बहू शीतल, मोहिनी, नीलम, आरती और सुमन मिलकर मार रही होती हैं। बुढ़िया, बुढ़ापे में तेरे पंख निकल रहे हैं। आज हम 5 बहू मिलकर तेरे उन पंखों को उतार डालेंगी। और हाँ बुढ़िया, जब तुझे मालूम था कि आज तुझे घर की साफ सफाई के साथ साथ घर की सजावट भी करनी है, क्योंकि हमारी सहेलियां आने वाली हैं, तो फिर तू बाहर आशा बुढ़िया के साथ क्यों गई थी? हाँ, तुझे उस बुढ़िया से बहुत हमदर्दगी है ना? तुझसे उसके पैरों में लगी चोट का दर्द देखा नहीं गया ना, इसीलिए तू उसे डॉक्टर के पास ले गई। अब जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे तब देखते हैं कि कौन तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। तुझसे ये गलती दोबारा ना हो, इसीलिए तो हम तुझे तेरे किए की सजा दे रहे हैं बुढ़िया। बेचारी तारा बार बार अपनी बहुओं से माफी मांगती है, परंतु उसकी बहुओं को उस पर तरस नहीं आता और वो 5 मिलकर तारा को खूब पीटती हैं, जिस वजह से तारा के सर में और हाथ में काफी चोट आ जाती है। जिसके बाद बड़ी बहू शीतल बोलती है, रहने दो बहनों, आज के लिए इतना काफी है। अगर इस बुढ़िया के हाथ पैर टूट गए तो हमें ही इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सही बोल रही हो दीदी। वैसे भी इस बुढ़िया के 5 बेटे जब देखो तब शहर से मुंह उठाकर घर आ जाते हैं, इसे देखने के लिए वो भी। ए बुढ़िया, अब हमारा मुंह क्या देख रही है? हम 5 टीवी देखने जा रही हैं। हमारे लिए शाम की चाय और थोड़े से पकौड़े बनाकर लेकर आ। तेरी वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हो चुकी है, कम से कम चाय पकौड़े तो खा ले। इतना बोलकर तारा की 5 बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी घायल तारा
पहले अपने कमरे में जाकर अपनी चोट पर दवाई लगाती है, उसके बाद किचन में जाकर अपनी 5 बहुओं के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आती है। अभी तक तारा के पुराने जख्म ठीक भी नहीं हुए थे कि उसकी 5 बहुएं उसके सर पर एक और चोट दे देती हैं। ऐसे ही एक दिन घर का सारा काम करके तारा अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती है और खुद से बोलती है, क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था 5 बहू की एक सास होगी, 5 बहुएं मुझे सराखों पर रखेंगी, पर मेरे बेटे घर से काम के लिए दूर क्या गए। मेरी 5 बहुओं ने तो मुझे तारा अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहू शीतल आ जाती है और तारा से बोलती है, ए बुढ़िया, तू भूल गई? तुझे कितनी बार बोला है कि रात को काम खत्म करने के बाद मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबाया कर। जानती है ना तू, जब तक कोई मेरे पैर ना दबा दे तब तक मुझे नींद नहीं आती। बहू, मैं बस आ ही रही थी। तारा शीतल के साथ जाने लगती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और तारा की दूसरी बहू मोहिनी दरवाजा खोलती है और बाहर तारा के 5 बेटों को देखकर बोलती है, अरे आप 5 एक साथ यहाँ? अरे मोहिनी, क्या हुआ? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अरे नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस थोड़ी सी हैरान हूँ। आज से पहले आप इतनी रात को कभी घर नहीं आए ना। वैसे आने से पहले आप लोगों ने हमें फोन नहीं किया। मोहिनी, अब हम 5 भाइयों को भी अपने घर आने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे क्या सूरज जी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि अगर आप 5 हमें बता देते तो हम आप लोगों के लिए खाना बना कर रख देते। अरे भाई, अब सारी बातें दरवाजे पर खड़ी होकर ही करोगी या हम 5 को अंदर भी आने दोगी? इस तरह से वो 5 भाई घर के अंदर आते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाने लगते हैं। उन 5 भाइयों की आवाज सुनकर तारा बाहर जाने लगती है कि तभी शीतल तारा से बोलती है, ए बुढ़िया, तेरे बेटे क्या है? तेरे तो शरीर में फुर्ती आ गई। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन, अगर तूने अपने बेटों को कुछ भी बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात याद रखना, तेरे बेटे 1-2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। हम 5 बहू यहीं रहेंगी। अगर तूने सच बताने की कोशिश की तो हम 5 इस बार तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देंगे। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रखे। शीतल की धमकी सुनकर तारा उसकी बात मान जाती है और बाहर जाकर अपने 5 बेटों से मिलती है। अपनी माँ के सर पर चोट देखकर तारा का बड़ा बेटा तारा से बोलता है, माँ, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? शीतल, तुम माँ का ख्याल नहीं रखती क्या? अरे बेटा, तू बहू को क्यों डांट रहा है? बहू मेरा खूब ख्याल रखती है। अभी भी वो मेरे कमरे में आकर मेरे पैर ही दबा रही थी ताकि मैं आराम से सो सकूं। वो तो मेरा मन नहीं लगता घर में अकेले बैठे बैठे, बस इसीलिए काम करने लगती हूँ। बस उसी में ये हल्की सी चोट लग गई बेटा। क्या माँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और तुम्हारी 5 बहू हैं, तुम 5 बहू की इकलौती सास हो, तुम्हें तो ठाठ से रहना चाहिए। फिर अपनी 5 बहू होने के बाद भी तुम क्यों काम करती हो? मोहिनी, अब से माँ कोई भी काम करे तो तुम मुझे फोन करके बताना। तारा अपने 5 बेटों से मिलकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह तारा की 5 बहू घर का काम करती हैं। साथ ही वो 5 अपने पतियों के जाने का इंतजार भी कर रही होती हैं। आखिरकार 2 दिन बाद तारा के 5 बेटे घर से जाने लगते हैं, परंतु जाने से पहले तारा का सबसे छोटा बेटा मोहित तारा के हाथ में फोन दे देता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम ये फोन रख लो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत दिल करता है, पर दूर होने की वजह से तुमसे बात ही नहीं हो पाती। इसीलिए तुम ये स्मार्टफोन रख लो। मैं हर रोज सुबह तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा और तुम्हें जी भर कर देखूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं तुम कोई काम तो नहीं कर रही हो। मेरे बच्चों, काश कि तुम 5 यहीं रहकर काम करते। इस तरह से तारा अपने 5 बेटों के गले लगती है। कुछ देर बाद उसके 5 बेटे वहां से चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तारा की 5 बहुएं अपने असली रूप में आ जाती हैं। इसके बाद एक बार फिर बेचारी तारा घर का काम करने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह तारा रसोई में अपना काम कर रही होती है,
तभी मोहित वीडियो कॉल करता है और तारा उसे उठा लेती है। परंतु इस बात से अनजान सुमन और शीतल तारा को खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं, देख रही हो दीदी, मेरे पति ने इस बुढ़िया को स्मार्टफोन क्या दे दिया। बुढ़िया तो खुद को स्मार्ट समझने लगी है। जब से फोन मिला है तब से फोन में ही बिजी रहती है। काम धाम पर तो इसका ध्यान ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ दीदी, इस बुढ़िया का जुगाड़ कर दो ताकि इस बुढ़िया से हमें छुटकारा ही मिल जाए। तो सही बोल रही है सुमन, पर क्या करें, अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। वीडियो कॉल पर मोहित ये सारी बातें सुन लेता है। सारी बात जानने के बाद मोहित फोन रख देता है और इस बारे में अपने भाइयों से बात करता है, जिसके बाद वो पांचों भाई बिना कोई देरी किए घर जाने का निर्णय लेते हैं और शाम होने से पहले ही अचानक से घर पहुंच जाते हैं। और जब वो पांचों भाई अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 5 बहुएं मिलकर तारा को मार रही होती हैं। ये देखकर तारा का बड़ा बेटा बोलता है, शीतल, तुम पांचों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आप यहाँ अचानक? हाँ भाभी, हम पांचों यहाँ, वो भी अचानक, क्योंकि मुझे आप पांचों की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। आज सुबह जब आप और सुमन माँ को खरी खोटी सुना रही थी, उस समय मैं वीडियो कॉल पर ही था। मैंने अपने कानों से आप दोनों की सारी बातें सुनी और बस यही देखने के लिए हम पांचों भाई अचानक घर आए और हमने आप पांचों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस तरह से तारा के पांचों बेटे अपनी बीवियों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाते हैं। अब वे पांचों भाई वहीं पर काम करते हैं और खुद अपनी माँ की देखभाल भी करते हैं।